हमारे आज के टॉपिक का नाम है स्टमक। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्टमक की शक्ल किस तरह की होती है। देखें, स्टमक जो होता है उसकी शक्ल को हम जे शेप कहते हैं। और स्टमक जो होता है, स्टमक इंसान की एब्डोमिनल कैविटी या पेट की कैविटी में वाक़या होता है। और ये पेट की कैविटी में ऊपर वाक़या होता है, यानी कि ऊपर वाली जगह पर होता है। अगर हम इसकी पोज़ीशन देखें तो ये हमारी बॉडी में लेफ़्ट साइड पर वाक़या होता है। अगर स्टमक के ऊपर देखा जाए तो स्टमक के बिल्कुल ऊपर हमें एक कार्टिलेज मिलती है जिसको हम डायाफ्राम कहते हैं। तो अब तक जो बातें हम स्टमक के हवाले से पढ़ चुके हैं वो ये है कि स्टमक जी शेप का होता है, इंसान की एब्डोमिनल कैविटी में होता है और ऊपर वाक़या होता है एब्डोमिनल कैविटी में। अगर इसकी साइड को देखें तो ये लेफ़्ट साइड पे वाक़या है। स्टमक या मैदे के बिल्कुल ऊपर हमें एक कार्टिलेज मिलती है। एक कार्टिलेज से मुराद आप समझ लें नरम हड्डी मिलती है जिसको हम डायाफ्राम कहते हैं। ये डायाफ्राम एग्ज़ैक्टली वही कार्टिलेज या नरम सी हड्डी होती है जो इंसान की थोरैकिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करती है या अलहदा करती है। ये मैंने एक स्टमक की डायग्राम बनाई हुई है। स्टमक के बिल्कुल ऊपर ये वाली जो जगह है यहाँ पर एसोफेगस वाक़या होता है या खुराक की नाली। एसोफेगस के बिल्कुल नीचे जहाँ से स्टमक शुरू होता है इस जगह को हम कार्डिक एंड कहते हैं। और स्टमक का जो आखिरी हिस्सा होता है, लोअर पार्ट होता है, इसको हम पाइलोरिक एंड कहते हैं। ये पाइलोरिक कैंट के आगे स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने रिटन फॉर्म में भी यही बात लिखी हुई है कि एसोफेगस या खुराक की नाली के नीचे जो स्टमक का हिस्सा होता है उसको हम कार्डिक एंड कहते हैं और जो स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको हम पाइलोरिक एंड जो है वो कहते हैं। अभी मैं आपको ये डायग्राम दिखा रही थी तो इसमें आपने देखा था कि एसोफेगस के बिल्कुल नीचे या खुराक की नाली के बिल्कुल नीचे स्टमक का ये वाला हिस्सा कार्डिक एंड है। अब ये जो कार्डिक एंड जहाँ से शुरू होता है वहाँ पे बिल्कुल अगर आप देखें तो आपको ये वाली जो जगह है इस जगह पे आपको एक रिंग या एक सर्कल सा नज़र आता है। ये जो रिंग या सर्कल है यहाँ पे असल में कुछ मसल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं रिंग फॉर्म में, उनको हम कार्डिक स्फिंक्टर कहते हैं। ये कार्डिक स्फिंक्टर के जो मसल्स हैं जब ये रिलैक्स होते हैं तो स्टमक के अंदर खुराक जो है वो दाखिल होती है और उसके बाद ये बंद हो जाते हैं, जिसके नतीजे में स्टमक के अंदर जो मौजूद खुराक है वो वापस एसोफेगस के अंदर दाखिल नहीं होती है। इसी तरह से अगर आप स्टमक का लास्ट पार्ट या पाइलोरिक एंड देखें तो इससे आगे मैंने आपको कहा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत शुरू हो जाती है। वहाँ पर भी आपको एक रिंग ऑफ मसल्स मिलते हैं जिसको हम पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। पाइलोरिक स्फिंक्टर का भी एग्जैक्टली इन मसल्स का भी एग्जैक्टली वही काम होता है कि ये खुराक को स्मॉल इंटेस्टाइन में वक्फे वक्फे से भेजते हैं, यानी कि जब ये रिलैक्स होते हैं तब तो खुराक छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर दाखिल होती है। तो मैंने इसको ये रिटन फॉर्म में भी लिखा है। तो बात ये है कि एसोफेगस या खुराक की नाली जिस जगह स्टमक के साथ मिल रही होती है वहाँ पर मसल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। वो एक आप समझिए सर्कल की फॉर्म में मौजूद होते हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं रिंग ऑफ मसल्स। उन मसल्स को हम कहते हैं कार्डिक स्फिंक्टर। ठीक है, ये जो कार्डिक स्फिंक्टर के मसल्स होते हैं ये बिल्कुल एसोफेगस के नीचे जो है वो वाक़या होते हैं। देखें, कार्डिक स्फिंक्टर का फ़ायदा क्या होता है। कार्डिक स्फिंक्टर का फ़ायदा ये होता है कि जब ये स्फिंक्टर या रिंग ऑफ मसल्स खुलते हैं तो खुराक एसोफेगस या खुराक की नाली से स्टमक के अंदर दाखिल होती है और जब ये बंद हो जाते हैं तो खुराक स्टमक से वापस एसोफेगस के अंदर दाखिल नहीं हो सकती। इस तरह से खुराक स्टमक के अंदर रहती है। इसी तरह से स्टमक का जो लोअर पार्ट है या पाइलोरिक रीजन है वहाँ पर भी आपको रिंग ऑफ मसल्स मिलते हैं जिसको हम पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। पाइलोरिक स्फिंक्टर के मसल्स जब रिलैक्स होते हैं तो खुराक स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर दाखिल होती है और उसके बाद खुराक को भेजने के बाद ये दोबारा से बंद हो जाते हैं ताकि खुराक वापस स्टमक के अंदर दाखिल ना हो सके। देखिए, स्टमक जो होता है या मैदा जो होता है उसका फंक्शन या काम ये होता है कि उसने खुराक को डाइजेस्ट करना होता है
और वो खुराक को 2 तरीकों से डाइजेस्ट करता है। एक मैकेनिकल डाइजेशन करता है। मैकेनिकल डाइजेशन का मतलब है ऐसी डाइजेशन जिसमें किसी किस्म के एंजाइम का इस्तेमाल नहीं होगा। दूसरा पार्शियल केमिकल डाइजेशन करता है, यानी कि एंजाइम्स की मदद से डाइजेशन करता है, लेकिन मुकम्मल तौर पे जो फूड होती है मुकम्मल तौर पे डाइजेस्ट नहीं होती। पार्शियल यानी कि थोड़ी सी जो है वो डाइजेस्ट होती है। इसके अलावा स्टमक का एक और बहुत अहम काम है, और वो है कि ये खुराक को स्टोर भी करता है, यानी कि कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए अपने अंदर रखता है। अहम बात ये है कि स्टोरेज ऑफ फूड भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। अगर स्टमक खुराक को चंद घंटे अपने अंदर स्टोर ना करे तो होगा ये कि हमें कंटिन्यूसली खाना खाना पड़ेगा। तो ये खुराक को कुछ देर अपने पास स्टोर रखता है, जिसकी वजह से हम मुसलसल खाना नहीं खाते, बल्कि हमारे खाने के दौरानिए में गैप आ जाता है। ठीक है, आप जस्ट इमेजिन करें कि अगर स्टमक ना होता तो आप कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ मुंह के अंदर चुबा रहे होते, खाना खा रहे होते, यानी कि आप कंटिन्यूस फीडर होते, यानी कि कंटिन्यूस खाना खाने वाले होते। अब चूँकि स्टमक कुछ देर के लिए खुराक को अपने अंदर स्टोर रखता है, तो उसकी वजह से हम डिसकंटिन्यूस फीडर हैं। डिसकंटिन्यूस फीडर का मतलब है कि हमने फॉर एग्ज़ाम्पल सुबह का नाश्ता कर लिया, उसके बाद हम 3-4 घंटों के बाद जो है वो दोपहर का खाना खाएंगे, फिर 3-4 घंटों के बाद जो है वो हम कोई स्नैक्स लेंगे, फिर हम 2-3 घंटों के बाद रात का खाना खाएंगे। इस तरह हम डिसकंटिन्यूअस फीडर हैं। तो अभी मैं आपको बता रही थी कि स्टमक के यहाँ 2 तरह की डाइजेशन है। एक है मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन में किसी किस्म के एंजाइम का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि होता ये है स्टमक की जो खुद की दीवारें होती हैं, ठीक है, एक तो याद रखिएगा कि स्टमक की जो दीवारें होती हैं वो एक लेयर पर मुश्तमिल नहीं होती, एक से ज़ायद लेयर पर मुश्तमिल होती हैं। और स्टमक के अंदर जो मसल्स होते हैं, यानी कि जो गोश्त वाला हिस्सा होता है, वो इंतहाई थिक स्मूथ मसल्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूँ। देखिए, स्मूथ मसल्स किसे कहते हैं? स्मूथ मसल्स, ये देखें, ये स्मूथ मसल्स का हम जिक्र करने जा रहे हैं। स्मूथ मसल्स ऐसे मसल्स होते हैं जो इनवॉलेंट्री होते हैं, जो खुद ब खुद काम करते हैं, और इनके साथ कोई भी हड्डी अटैच नहीं होती है। आम तौर पर ये ऐसे ऑर्गन के गिर्द होते हैं जो अंदर से खाली होता है। तो चूँकि हमारा स्टमक भी एक खाली मस्कुलर बैग है, तो इसीलिए यहाँ पर स्मूथ मसल्स हैं, लेकिन वो इंतहाई थिक किस्म के मसल्स हैं। अब ये मसल्स क्या करते हैं? जैसे ही फूड स्टमक के अंदर या मैदे के अंदर दाखिल होती है, तो ये बहुत शिद्दत से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि सिकुड़ते हैं, फिर फैलते हैं, फिर सिकुड़ते हैं, जिसके नतीजे में चर्निंग यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड शुरू हो जाता है, यानी कि खुराक की तोड़ फोड़ शुरू हो जाती है और खुराक छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटना शुरू हो जाती है। चूँकि इसमें किसी भी किस्म के एंजाइम का इस्तेमाल नहीं हुआ, इसीलिए खुराक के इस ब्रेकडाउन को या डाइजेशन को हम मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं। लेकिन मैकेनिकल डाइजेशन का एक और बहुत ज़्यादा ख़ास फ़ायदा होता है, और वो फ़ायदा ये होता है कि ड्यूरिंग द मैकेनिकल डाइजेशन, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, यानी कि सिकुड़ रहे होते हैं तेज़ी से, तो मसल काम करते हैं, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, यानी कि गर्मी प्रोड्यूस होती है। अब उस गर्मी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो लिपिड्स होते हैं या फैट्स होते हैं जो हमने खाए हुए होते हैं, वो भी मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं या पिघलना शुरू हो जाते हैं, जिसके नतीजे में उनकी डाइजेशन आसान हो जाती है। अब हम जिक्र करने जा रहे हैं कि स्टमक कैसे केमिकल डाइजेशन करता है, लेकिन उसको समझने से पहले आपको ये बात अंडरस्टैंड करनी है कि स्टमक की जो इनर वॉल होती है, उसकी सबसे अंदर वाली वॉल में बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं। चूँकि वो स्टमक के ग्लैंड्स होते हैं, तो इसीलिए हम उसको गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं। यहाँ पर जो बात आपने याद रखनी है वो ये है कि अगर किसी चीज़ के साथ
गैस्ट्रिक का लफ्ज़ आ जाए तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो चीज़ स्टमक के साथ जो है वो रिलेटेड है। बहरहाल स्टमक की इनर वॉल में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं और ग्लैंड्स हैं तो डेफिनेटली वो कुछ सिक्रीट करते हैं और जो वो सिक्रीट करते हैं उसको हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, जिसकी मदद से स्टमक केमिकल डाइजेशन करता है। अब जो गैस्ट्रिक जूस गैस्ट्रिक ग्लैंड्स रिलीज़ करते हैं उसमें शामिल है HCl, पेप्सिनोजिन और म्यूकस। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि पेप्सिनोजिन एक ऐसा एंजाइम है जो इस वक्त इनएक्टिव फॉर्म में जो है वो मौजूद है। आम तौर पर अब होता क्या है, होता ये है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड होता है। ये एसिड स्टमक के अंदर जो pH है उसको राउंड अबाउट 2 या 3 कर देता है। जब वो 2 या 3 pH हो जाती है तो पेप्सिनोजिन जो इनएक्टिव एंजाइम है वो पेप्सिन के अंदर तब्दील हो जाता है। पेप्सिन के बारे में आप यकीनन जानते होंगे कि वो एक ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन के ऊपर अटैक करता है और लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे अमाइनो एसिड के टुकड़ों में तब्दील कर देता है। और वो जो छोटे छोटे अमाइनो एसिड के आप समझ लें कि चेन्स होती हैं या आप समझ लें कि बंडल्स होते हैं, उनको हम पेप्टाइड्स कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पेप्सिन बेसिकली एक एंजाइम है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा और पार्शियल डाइजेस्ट करेगा, यानी कि मुकम्मल तौर पर जो है वो अलग-अलग अमाइनो एसिड में तब्दील नहीं करेगा, बल्कि चेन्स यानी कि छोटे छोटे आप समझ लें छोटे छोटे टुकड़ों में अमाइनो एसिड के तब्दील कर देगा। उन टुकड़ों को हम पेप्टाइड्स कहेंगे। अब HCl की बात कर लें। देखें HCl का मैंने आपको एक काम बता दिया कि इसने स्टमक की pH को ठीक करना है ताकि पेप्सिनोजिन जो है वो पेप्सिन के अंदर तब्दील हो जाए। दूसरा ये क्या काम करता है कि ये हमारे खाने के साथ आने वाले जो बैक्टीरियाज होते हैं जो पैथोजेनिक हो सकते हैं यानी कि बीमारियां फैलाने वाले हो सकते हैं, वो हमारी खुराक के साथ आने वाले उन बैक्टीरियाज को किल कर देता है यानी कि मार देता है। अब बात करेंगे हम गैस्ट्रिक जूस में तीसरी चीज़ की, और जो तीसरी चीज़ हमने डिस्कस की थी वो थी म्यूकस। म्यूकस का काम क्या होता है? म्यूकस का काम ये होता है कि इससे पहले कि एसिड रिलीज़ हो, इससे पहले कि पेप्सिन बने, वो स्टमक की जो अंदर वाली वॉल होती है उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव या हिफाजती गिलाफ जो है वो बना देता है। ठीक है, जिस तरह से हम सर्दियों के मौसम में कोई लोशन लगा लेते हैं ताकि हमारी स्किन जो है वो ड्राई ना हो, बिल्कुल वैसे ही इसी तरह की एक परत जो म्यूकस होता है वो स्टमक की दीवारों के गिर्द लगा देता है ताकि HCl जो है उन पर अटैक ना कर सके, क्योंकि जैसे ही HCl उन दीवारों के करीब आएगा तो म्यूकस की वजह से वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा यानी कि एसिडिक नहीं रहेगा। नतीजतन स्टमक की दीवारें जो हैं वो महफूज रहेंगी। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जब तक म्यूकस जो है वो चारों तरफ स्टमक के नहीं लग जाएगा तब तक पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में तब्दील नहीं किया जाएगा ताकि हम स्टमक की दीवारों को बचा सकें। क्योंकि यहाँ पर याद रखिएगा कि पेप्सिनोजिन फ्यूचर में जाकर जब पेप्सिन में तब्दील होता है तो उसका काम होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। अब स्टमक खुद एक प्रोटीन है क्योंकि वो मस्कुलर बैग है यानी कि प्रोटीन का बना हुआ एक बैग है, तो पेप्सिन उस पर अटैक कर सकता है। इसीलिए पेप्सिनोजिन को उस वक्त तक एक्टिवेट नहीं किया जाता जब तक म्यूकस चारों तरफ नहीं लग जाता, और जब वो लग जाता है तब उसको पेप्सिन में तब्दील कर दिया जाता है ताकि वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सके। तो मैंने आपको आगाज़ में बताया था कि स्टमक जो होता है वो फूड को स्टोर करता है। आम तौर पर खुराक 3 से 4 घंटे उसके अंदर रहती है। अब 3 से 4 घंटे उसके अंदर मैकेनिकल डाइजेशन होती है, केमिकल डाइजेशन होती है, यहाँ तक कि खुराक जो है वो एक सूपी लाइक मिक्सचर के अंदर तब्दील हो जाती है। ठीक है, एक फ्लूइड से मिक्सचर के अंदर तब्दील हो जाती है जिसको हम काइम कहते हैं। फिर ये होता है कि स्टमक जो है उसके जो लास्ट एंड में पाइलोरिक एंड में जो रिंग ऑफ मसल्स थे जिसको हम पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते थे वो ग्रेजुअली रिलैक्स होते हैं और काइम को आहिस्ता आहिस्ता स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज़ किया जाता है। हर बार जब भी ये रिंग्स रिलैक्स होती हैं तो 5 से 15 ml काइम जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज़ किया जाता है और यूँ स्टमक के अंदर मौजूद खुराक आहिस्ता आहिस्ता स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चली जाती है और स्टमक का काम मुकम्मल हो जाता है। ये मैंने एक डायग्राम बनाई है, इस डायग्राम की मदद से मैं आपको ये समझाऊंगी कि स्टमक कैसे
केमिकल डाइजेशन करता है। तो बात ये है कि स्टमक की जो सबसे अंदर वाली वॉल होती है, इसके अंदर कुछ ग्लैंड्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। उन ग्लैंड्स को हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में बेसिकली 3 किस्म के सेल्स होते हैं, जैसा कि म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स, एचसीएल सिक्रेटिंग सेल्स और पेप्सिनोजन सिक्रेटिंग सेल्स। तो ये अपने रिस्पेक्टिव सिक्रीशंस करते हैं, जिसकी वजह से स्टमक अपनी केमिकल डाइजेशन कर सकता है।